नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो चुकी है। सांसों पर संकट मंडरा रहा है और राजधानी काले घने धुएं से और धूल की चादर से ढक चुकी है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर 500 पार कर चुका है। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर घर में खांसी और आंख में जलन के मरीज हैं। इस खराब हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैब 3 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। सभी सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट ऑफिसेज को 50% कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने को कह दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय था जब चाइना की राजधानी बीजिंग दिल्ली से भी ज्यादा वायु प्रदूषित शहर था। 2013 में वहां AQI 755 तक दर्ज किया गया था। वो साल चाइना के इतिहास में सबसे प्रदूषित साल माना गया। लेकिन आज बीजिंग की हवा साफ हो चुकी है और AQI लेवल 100 तक आ पहुंचा है। आखिर चाइना ने ये कमाल कैसे किया? दो 2011 तक पहुंचते पहुंचते बीजिंग में हालात दिल्ली से भी बदतर हो चुके थे। शहर घने ग्रे स्मॉग से ढका रहता था। PM 2.5 का स्तर खतरनाक हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी चर्चा थी। इस वजह से विदेशी कंपनियां निवेश करने से हिचकिचाने लगी और चीनी अमीरी लोग दूसरे देशों में बसने के बारे में सोचने लगे। ये समस्या चाइना के लिए इंटरनेशनल स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन गई। पहले उन्होंने समस्या की पहचान की। चाइना में GDPS जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन और वाहनों यानी कि व्हीकल्स की संख्या तेजी से बढ़ी। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। तेल और कोयले यानी कि कोल की खपत बहुत तेजी से बढ़ गई और सर्दियों में भारी मात्रा में कोयले का उपयोग पॉल्यूशन को आसमान छूने पर मजबूर करता था। बसंत यानी कि स्प्रिंग आते आते तो मंगोलिया से आने वाले रेत के तूफान यानी कि सैंड स्टॉर्म्स मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। तब चाइना ने आक्रामक यानी कि एग्रेसिव, सख्त और सुनियोजित यानी कि वेल प्लान्ड नीतियां और योजनाएं बनाई। 2013 में उन्होंने 5 साल के लिए एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान बनाया। इस प्लान में बीजिंग, टियानजिन, हेबई क्षेत्र के लिए PM 2.5 कम करने के सख्त लक्ष्य तय किए गए। 2018 से ब्लू स्काई प्रोटेक्शन कैंपेन शुरू हुआ, जिसने नियम और कड़े कर दिए। इस समस्या से निपटने के लिए चाइना ने 5 बड़े एक्शंस लिए। पहला एक्शन था उद्योगों यानी कि इंडस्ट्रीज पर। चाइना सरकार ने बीजिंग के आसपास के हजारों छोटे और अत्यधिक प्रदूषक यानी कि हाईली पोल्यूटिंग कारखानों को या तो बंद कर दिया या फिर दूर के प्रांतों में शिफ्ट कर दिया। स्टील, सीमेंट और कोयले पर चलने वाली बिजली संयंत्रों को क्लीन एनर्जी अपनाने या बीजिंग छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बीजिंग ने साल 2017 में अपना आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र भी बंद कर दिया। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस और नवीकरण ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ रुख किया। ये एक बहुत ही बड़ा और हिम्मती फैसला था, जिसे दुनिया और सख्ती से लागू करने लग गई। दूसरा एक्शन था वाहनों यानी कि व्हीकल्स पर लगाम लगाना। स्मॉग बढ़ने में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा कारण था। चाइना ने यूरोपियन मॉडल को फॉलो करते हुए सख्त उत्सर्जन नियम यानी कि स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स लागू किए। व्हीकल्स के लिए ऑड इवन डे का प्लान लागू किया गया। नए वाहनों को खरीदने की संख्या और समय की सीमा तय की गई। इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि EVs के लिए बड़े स्तर पर प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव्स और सब्सिडी दी गई। मेट्रो लाइन और इलेक्ट्रिक बसों समेत सार्वजनिक परिवहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार किया गया। तीसरा एक्शन था क्लीन और ग्रीन एनर्जी में भारी निवेश यानी कि हेवी इन्वेस्टमेंट। चाइना ने सोलर और
पवन ऊर्जा में निवेश किया और वो दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी उत्पादक बन गया। बीजिंग में सर्दियों में घरों में जलने वाले कोयले को गैस और इलेक्ट्रिक हीटिंग से बदला गया, जिससे घर के अंदर और बाहर दोनों का पोल्यूशन कम हो गया। चौथा एक्शन था एनफोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी। चाइना ने पूरे देश में रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए। इनका डेटा पब्लिक किया गया, जिससे पारदर्शिता यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ी। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर भारी जुर्माने लगे गए और जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों को सबक के तौर पर जेल भी भेजा गया। यहाँ तक कि स्थानीय अधिकारियों के मूल्यांकन में पर्यावरण सुधार को शामिल किया गया, जिससे अफसर भी सीरियस हो गए थे। पांचवा एक्शन था ग्रीन बेल्ट बनाना। बीजिंग के आसपास बड़े बड़े जंगल, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क विकसित यानी कि डेवलप किए गए। इससे धूल भरी आंधियों में कमी आई और एयर क्वालिटी में सुधार हुआ। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, क्या ये बीजिंग मॉडल भारत की राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है? इसका जवाब हां और ना दोनों में है। डॉक्टर दीपांकर साहा, सीपीसीबी के पूर्व निर्देशक, बताते हैं कि बीजिंग और दिल्ली दो अलग अलग भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल क्षेत्र हैं। मौसम, सरकारी नीतियां, लोगों की आदत और प्रशासन का काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। चाइना में एक दल की तानाशाही यानी कि वन पार्टी डिक्टेटरशिप है। वो तुरंत और सख्ती से नियम लागू कर सकते हैं। वहां शहर में एक भी अतिरिक्त गाड़ी या व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। यहाँ हर फैसले पर डिबेट, विरोध और समय लगता है। इसलिए व्हीकल्स और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना यहाँ पर चाइना जितना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन कुछ सख्त और जरूरी कदम तुरंत लागू किए जा सकते हैं। पहला, ठोस कचरा यानी कि सॉलिड वेस्ट, निर्माण मलबा यानी कि कंस्ट्रक्शन डर्बी और सड़क निर्माण से जुड़ी सभी गाइडलाइंस ठीक से फॉलो की जाएं। दूसरा, धूल नियंत्रण यानी कि डस्ट कंट्रोल और इमिशंस पर कड़ी निगरानी की जाए। आगे की योजना बनाने के लिए मौसम पूर्वानुमान यानी कि वेदर फोरकास्ट का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्रदूषण के पहले ही तैयारी की जा सके। पूरे क्षेत्र यानी कि रीजन में एक समान नियम लागू करना जरूरी है। बेहतर जमीन उपयोग की योजना यानी कि लैंड यूज प्लानिंग और बफर जोन्स में तैयारी करनी चाहिए। कचरा, टायर, पराली यानी कि जो क्रॉप रेसिड्यू होता है, जैसे किसी भी तरह की जलाने की गतिविधि पर पूरी तरीके से रोको। सभी उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से नियम लागू हों। लेकिन सबसे आखिरी और जरूरी बात, इन सभी प्रयासों में जन भागीदारी यानी कि पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक आम जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी, सिर्फ सरकारी नियम ही हवा साफ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, लोकतंत्र में रहते हुए दिल्ली को बीजिंग जैसा सफल मॉडल बनाने के लिए और कितने सख्त कदम उठाने होंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज।